हिस्से के साथ हुई तो मुस्लिम अक़लियत के साथ हुई। दलितों का भी नाम लिया गया, लेकिन दलितों का भी उत्थान नहीं होने दिया गया। हुआ ये कि मुल्क के इक़्तिदार पर इन अय्यार पार्टियों ने कब्जा कर लिया, जिनके जबान पर सेकुलरिज्म का मज़ाहिर आना था, लेकिन उसके अमल में कहीं इंसाफ नहीं था। यूपी के लोगों, आपसे बड़ा शाहिद कौन होगा? मैं समझता हूँ कि आपका हादसा कमी है, आपका गम ताजा है। मैं आपके गम को कुरेद कर नहीं ले जाना चाहता मुरादाबाद के ईदगाह की तरफ, मैं नहीं ले जाना चाह रहा था हासिलपुरा और मरियाना और हंडन नदी के उन बेकसूर नौजवानों के सीनों पे दागी हुई गोलियों की तरफ मैं आपको नहीं ले जाना चाहता मुरादाबाद के बर्तन की सड़क की पामानी की तरफ। मैं सिर्फ हाल की बात आपसे करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का अक़लियतों को हर महाज पे, तालीम के मैदान में, मुलाजमत के मैदान में, मईशत के मैदान में, सियासी हिस्सेदारी के मैदान में उनको किनारा किया गया। नतीजा ये हुआ कि सदर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि इस हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 70 सालों में इस मिल्लत की हालत गरीबों से पत्थर होकर रह गई है। लोगों, ऐसा क्यों हुआ? मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपको कि मुल्क के बंटवारे के बाद मस्जिदें तोड़ी गई, मराजिम तोड़े गए, फसादात हुए, लेकिन अक़लियत के लोगों, अगर कोटा कट के मीनारे की मस्जिद तोड़ी गई, उससे आलिशान आपने मस्जिद बना ली, आपने मदरसे बना लिए, लेकिन आपकी पसमानदगी के मसले का हल नहीं हुआ। हल क्यों नहीं हुआ? हल इसलिए नहीं हुआ कि किसी भी जमहूरी मुल्क में उस जमहूरी निज़ाम के तहत रहने वालों के तब्दील का फैसला, उसकी समाजी, उसकी तालीमी, उसकी मईशत का जो फैसला होता है वो पार्लियामेंट और असेंबली में होता है। और असेंबली और पार्लियामेंट में हमने अपने नुमाइंदों को नहीं भेजा, बज़ाहिर हमने आदिल और शाहिद को, हमने जाहिद और जकी को अपना नुमाइंदा समझा, लेकिन ये नुमाइंदा आपका साबित नहीं हुआ। ये नुमाइंदा कहाँ से जन्म लिया? इस नुमाइंदे की जन्म कहीं न कहीं कांग्रेस के मैले आंचल में हुई। इस नुमाइंदे ने जन्म अगर कहीं लिया तो मुलायम की बस्ती में लिया। इस नुमाइंदे ने कहीं जन्म लिया तो बहन मायावती के अंदर में हुआ, उनका जन्म हुआ। नतीजा हुआ ये वोट आपका हुआ, नुमाइंदा का टिकट लेकर बढ़ा, और ये नुमाइंदा आपका तर्जुमान नहीं बन सका, बल्कि सियासी पार्टी का गुलाम बनकर रह गया। गुलाम क्यों नहीं बना? लोगों, आपको बड़ा जरूर था। पिछले बार 2012 के असेंबली के नतायज में आप बड़े मकरूर थे कि हमने 69 लोगों को कामयाब बना लिया, लेकिन मुझे ईमानदारी से बताओ, ये 69 लोग आपके तर्जुमान थे या अपनी पार्टियों के गुलाम थे? अगर आपके तर्जुमान होते तो जिस वक्त मुजफ्फरपुर में हमारी माँ और बहनों की इज्जत और इस्मत टूटी जा रही थी, मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान बेटों की टूटी जा रही थी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो हिंदुस्तान की बेटी थी, मातृ वतन की बेटी थी। जब उनकी इज्जत टूटी जा रही थी, इन 69 गुलामों में से कोई गुलाम भी उनका आंसू पूछने के लिए नहीं जा सकता। अगर वो आपका तर्जुमान होता तो उनका आंसू पूछता। वो मुलायम का गुलाम था, मुलायम के साथ नाच तमाशा देखता रहा, आपको पढ़ और आपकी बेटे के साथ लोगों के दिल पर हाथ रखकर सोचो, फिर उन गुलामों को चुनना है या अपने दम के मसीहाई के लिए अपने लोगों को चुनना है? आपको बड़ी उम्मीद आई थी कि बिहार में, यूपी में एक खड़ा है कि मिल्लत की तर्जुमानी करने के लिए एक पार्टी आप ही यहाँ से जन्म ली थी। डॉक्टर साहब के बारे में मैं कुछ बात नहीं करना चाहता, एक शरीफ आदमी है, एक अच्छे मसीहा सिफत डॉक्टर है। अल्लाह करे उनको अल्लाह मजीद कोर्ट सिफा बख्शे उनके हाथों को कि और मर्दों की भला करें वो। लेकिन क्या हो लोगों, इंसाफ से काम करो, असलियत की बात मत करो, जात बरादरी की बात मत करो, अपने दिलों पर अपने ईमानी जज्बे के साथ इंसाफ करो कि जिस क़यादत को उभारने का काम आपने किया, ये क़यादत मिल्लत की क़यादत बन पाई, ये क़यादत मजलूमों की क़यादत बन पाई, या डॉक्टर साहब ये अपनी जाती मुफाद की, उनके शोहरत की, उनके इज्जत की, उनके कारोबार की मुहाफिज बनी? मैं समझता हूँ ये दोस्त की बात सही है कि डॉक्टर साहब ठीक कर गए, जिन पर लोगों को उम्मीद की थी वो डॉक्टर साहब मिल्लत के तर्जुमान नहीं बन सके, अपने कारोबार के मुहाफिज बन सके, अपने जाती शोहरत उनको मिली, लेकिन मिल्लत की कोई आवाज नहीं फंस सके। एक एमएलए का काम, मैं खुद एमएलए रहा बात, मैं आपको बताऊं, एक एमएलए का काम 16 लाख लगाना नहीं है, सिर्फ गलियों के नाले बनवाना नहीं है, सड़क फुटपुलिया की तामीर नहीं है। एमएलए का काम असल ये है कि अपने इलाके, अपनी मिल्लत, अपनी बिरादरी, अपने वतन के लोगों के लिए सही कानून कवानीन बनना, जालिम जो हुकूमत है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना। डॉक्टर साहब, आपको गवाही देनी चाहिए कि हमारी माँ और बहनों की इज्जत टूटती रही मुजफ्फरनगर में। आपने समझ में कितने सवाल उठाए, यही पड़ोस में आपके फसादात होते रहे, लोगों पर जुल्म होता रहा, पुलिस की ज्यादती होती रही, लेकिन कभी भी समझ में कोई आप जबान नहीं रखते। यकीन जानो लोगों, वोट नहीं है, वोट अल्लाह की तरफ से अमानत है, वोट एक अमानत है, वोट एक शहादत है। वोट उसी को दीजिए जो उस अमानत की अहमियत रखता हो। बिलाशुबा के आसमान में आप शहादत नहीं लेंगे कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जब हिंदुस्तान में कहीं भी जुर्म हो, चाहे महाराष्ट्र की किसी गरीब बेटी की इज्जत
आपके अखलाक का मसला हो, अगर शेर होकर, नडर होकर, बेखौफ होकर, सिवाय एक खुदा के डरने वाला और किसी से नहीं डरने वाली एक आवाज रुकती है, तो असदुद्दीन अवैसी की आवाज रुकती है, तो किसी की आवाज नहीं रुकती। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका यहाँ का नुमाइंदा डॉक्टर अय्यूब साहब ने भी जब पार्लियामेंट में असदुद्दीन अवैसी साहब को वोट देने सुना होगा तो जरूर उनके दिल में गवाही होगी कि अगर असल फरियाद असदुद्दीन अवैसी अदा करता है, काश के ऐसी सलाहियत होती तो मैं भी ये फरियाद अदा करता, लेकिन अल्लाह ने वो सलाहियत इनको नहीं दी। हर मैदान में हर आदमी होता है, लोगों एमएलए बनने के बाद 24 घंटे के दिन कम पड़ते हैं, बीवी बच्चों के वक्त नहीं मिल पाता, या बीमारी है, वहाँ हादसा है, वहाँ पुलिस की ज्यादती है, वहाँ दफ्तर का काम है, वहाँ असेंबली की जिम्मेदारियां है। एक आदमी असेंबली का मेंबर बन जाता है, फिर अपने को सिफाखाने में जाकर अपने सिफाखाने को चलाना चाहता है, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता मेरे दोस्तों, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। आपको फैसला करना पड़ेगा कि आप अपने किसके हाथ में दीजिएगा। वोट नहीं है, वोट एक तलवार है, लोगों मजदूरों को दोगे, कमजोरों को दोगे, हिफाजत नहीं कर पाएगा। लुटेरों को दोगे तो मुजफ्फरनगर की तरह मेरे गांव और बहनों की कदम उतारेगा, सिपाही को दोगे तो करवलों की पहरेदारी करने का काम करेगा। ये फैसला आपको करना है कि अपना वोट आप किसको देना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस वक्त बिहार में भी कुछ लोगों के अभी कुछ लोग अखबारों में भी दीवाने के तौर पर लिख रहे हैं कि बिहार के लोगों ने बड़ी महारानी की। मैं बिहार के बारे में आपको गवाही देना चाहता हूँ कि पिछले 70 सालों में मिल्लत की सियासत इतनी बेबदल बिहार में नहीं हुई जितने इस वक्त होकर रह गई है। क्योंकि करवल के लोग ये कहते हैं कि तुम लोगों ने बीजेपी के खौफ के मारे वोट दिया था, मैंने बीजेपी को आने नहीं दिया, तुम्हारे वोटों का सिला तुमको मिल गया। लोगों इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो, अपने बच्चों को मुलाजमत चाहते हो, वफाक के साथ इस वक्त को जीना चाहते हो। ये प्यारा वतन हिंदू मुसलमान सबका वतन है, हम मिलजुल कर रहना चाहते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। बल्कि मुझे बात कहने में फख्र और मुसरत का एहसास हो रहा है कि पार्लियामेंट में सबसे बेहतर तौर पर अगर कानूनी दस्तूरी हवालों से किसी ने बात की, हिंदुस्तान के दस्तूर की बेहतरीन तौजीह और तफसील किसी ने की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आत्माओं को जिसने उन्मोलन किया है, असदुद्दीन अवैसी से कोई सब ज्यादा नहीं होगा जिन्होंने पूरी कानून की हवा से बात की। और हिंदू मुसलमानों के लिए बल्कि मजलूमों के लिए, मजलूमों की आवाज उठाने के लिए, नामला कमजोर लोगों की आवाज उठाने के लिए आप अपने नुमाइंदा हाजी तफसील को कामयाब कीजिए। ये नुमाइंदा सिर्फ आपके इलाके का नुमाइंदा नहीं होगा। जिस तरह हैदराबाद से चलकर एक शख्स जो आज पार्लियामेंट में आवाज दे रहा है, वो सिर्फ हैदराबाद के मसाइल की आवाज नहीं उठा रहा है, वो यूपी में अखलाक का जुर्म अगर हो तो आवाज उन्हीं की उठती है। आसाम में किसी माँ बहन की इज्जत होती तो आवाज उन्हीं की उठती है। महाराष्ट्र में दलित बेटी की इज्जत होती है तो आवाज उसी की होती है। मैं यकीन और दावे के साथ कहना चाहता हूँ लोगों, मौलाना आजाद के बाद पहली बार पार्लियामेंट में कोई ऐसी सदाकत से लबरेज आवाज सुनी है जिसका नाम असदुद्दीन अवैसी है। एक जमाना था कि दिल्ली में बैठी एक पार्टी का भूजा मौलाना मोहम्मद अली जौहर की माँ, मौलाना मोहम्मद शौकत अली की माँ कहती थी कि बेटा, कहती है अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो। 70 साल के बाद एक माँ ने अपने बच्चों को हैदराबाद में जन्म दिया है। जो हिंदुस्तान में आज मिलती हुई इंसानियत, आज हिंदू और मुसलमानों के निफाक, कमजोरों की दबती आवाज के खिलाफ अगर आवाज उठाने वाला कोई है तो आज वो माँ हैदराबाद से कह रही है कि बेटा अकबर और बेटा असद उठो, हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज बन जाओ, तुम्हारी शहादत मुझे महबूब होगी अगर मजलूमों की आवाज उठाने में तो कामयाब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एक कोर्ट अगर भाई तफसील को लेकर कामयाब करने का काम किया, यकीन जानिए सिर्फ तफसील बात की कामयाबी नहीं होगी बल्कि कामयाबी हिंदू मुस्लिम एकता की कामयाबी होगी, हिंदुस्तान के दस्तूर की हिफाजत करने वाली की कामयाबी होगी। और आपका तफसील सिर्फ आपके इलाके का नुमाइंदा नहीं बल्कि पूरे यूपी के मजलूमों की आवाज बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। दो चीजों का खास ख्याल, जो भी साथी यहाँ मौजूद है स्टेज पर, अगर वो बदनजमी पैदा करेंगे तो फिर ये जो सामने बैठे उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो बेहतरीन अंदाज में आपके प्रोग्राम को सुनेंगे। दोस्तों, मैं उससे पहले 3 मिनट के लिए समीम अहमद से दरख्वास्त करूंगा कि 3 मिनट में आकर अपनी बात को खत्म करें। समीम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, अपनी नशिस्तों पर बैठ जाए, वक्त बहुत कम है, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की उस शख्सियत को मैं एक नस्ल के अंदर पिरोकर आपके सामने रखूंगा। मैं किस मिनट हेलो मैं किस क्या हुआ भाई, मेरी
जितने भी भाई लाइव देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि भाई लाइव शेयर करें। बैरिस्टर साहब का अभी थोड़ी देर में स्पीच स्टार्ट होएगा, आप लोग प्लीज़ शेयर करें जितने भी भाई। हेलो दोस्तों, मैं इस नज़्म से अपनी बात शुरू करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो मेरी पहचान लिख देना, सुन लो। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो मेरी पहचान लिख देना, और कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। और वो मंदिर हो के मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो गिरजाघर, वो मंदिर हो के मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो गिरजाघर, जो तुम चाहो तो चारों पर मेरा सलाम लिख देना। जो तुम चाहो तो चारों पर मेरा सलाम लिख देना। और मेरे माथे पे धर्मों के टिकट चस्पा नहीं करना, मेरे माथे पे धर्मों के टिकट चस्पा नहीं करना। तू मेरे नाम के आगे फकत इंसान लिख देना, तू मेरे नाम के आगे फकत इंसान लिख देना। और बनी हो जो किसी गरीब की जान लेने को, बनी हो जो किसी गरीब की जान लेने को, तुम उस बंदूक की गोली पे बनती नवाजी का नाम लिख देना। दोस्तों, मस्जिद के हाथ में नहीं, ना हिंदू की पार्टी है, ना मुसलमान की पार्टी है, ना सिख की पार्टी है, ना बौद्ध की पार्टी है, ना ईसाई की पार्टी है, किसी समाज की पार्टी नहीं, बल्कि इंसानियत की पार्टी है। और सबसे बढ़कर मजलिस नामों की जमात का नाम नहीं है, मजलिस कायरों की जमात का नाम नहीं है, मजलिस बेवाओं की तरह हाथ फैलाने वालों की जमात का नाम नहीं है, मजलिस सभी फरोशों की जमात का नाम नहीं है, मजलिस मुस्लिमों की जमात का नाम नहीं है, मजलिस ऐवान में बैठे अपने आकाओं के अपने आकाओं के सामने तुम जाने वालों की जमात का नाम नहीं है, मजलिस सिर्फ खलीलाबाद की जमात का नाम नहीं है, मजलिस सिर्फ नादान नानी गदर और कारखानों पर बात करने वाले का जमात का नाम नहीं है। और मजलिस ऐवान इक़्तिदार में खड़े होकर हुकूमत के जबड़े में हाथ डालकर हमारे हक और हुकूक करने वाली जमात का नाम मजलिस है। तब तक हुकूमत को घोटने के मजबूर कर दिया गया तो मस्जिद के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, वक्त बात करना। जरूरत है कि कायद हो, परचम हो, सब हो। जरूरत है कि कायद हो, परचम हो, सब हो। कभी बिगड़ी हुई कौमों को कानून फल नहीं मिलता, और मेरी कौम ये नुक्ता समझती क्यों नहीं आती, वो काफिले लुट जाते हैं कि रकम नहीं मिलता। आदाब खुदा की जय। वक्त कम है, हमीर खान आपके बीच में अपने मौके को सुनने के लिए तफसीर खान एक लाइन में बुलाना चाहूंगा कि मेरी जब पहली मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, तफसीर भाई, अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, जवानी दिया है, एमआईएम से टिकट लेके आए हो, जीत हार की कोई गारंटी नहीं है, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, सपा बसपा कांग्रेस का दामन पकड़ लो, कामयाबी मिल जाएगी, विधायक बन जाओगे। तो तफसीर भाई का जवाब था कि मजहर भाई, मुझको मेरी तारीख ने ये दर्श दिया है, हरगिज मुझको मेरी तारीख ने ये दर्श दिया है, हरगिज किसी जालिम का कसीदा न पढ़ूंगा, और ये हाथ कलम हो या जुबान काट लो मेरी, हरगिज किसी कातिल को मसीहा न कहूंगा। मजहर भाई वो लोग जिन्होंने प्रदेश को अराजकता के माहौल में डाल दिया, जिन्होंने आने वाले इंसानियत का चक दिया, जिन्होंने दंगों की राजनीति की, जिन्होंने जाति के नाम पर समाज को बांटने का काम किया, उनका परचम लेकर चलने से अच्छा मर जाना है। मैं तफसीर खान साहब के महत्वाना अपील करूंगा कि वक्त की नजाकत को समझिएगा। आपके और असदुद्दीन के बीच में एक छोटी सी दीवार है वक्त की, और मैं चाहूंगा उस दीवार को आप जल्द से जल्द हुए और 5 मिनट में अपनी बात को रखें। तफसीर खान साहब। वक्त बहुत कम है, मैं अपनी बात सिर्फ 2 मिनट में खत्म करूंगा। दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से रखा गया है। हमारी जमात उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ने का फैसला ली है, तो उसका वाहिद मकसद है कि आपको आपके सफों में इत्तेहाद पैदा करना,
क्योंकि 70 साल से हमने समाजवादी और बसपा को अपना कायद माना, इन्हीं को हमने अपना वोट दिया। और आज एक इश्तहार इनकलाब में हमसे सवाल किए जाते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद की जमात एक नई पार्टी, बाहरी पार्टी हमारे बीच में आई है। मैं पूछना चाहता हूं उन जमातों से, मैं पूछना चाहता हूं अजीज बर्मी से, जब मुजफ्फरनगर हुआ, जब दादरी हुआ, जब इखलाक को मारा गया, जब वो नजीब गायब हुआ, उस वक्त ये जमातें जो उत्तर प्रदेश में हमारे लोगों को लिया करती थी, उस वक्त ये जमातें कहाँ थी? दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर आपके बीच में आई है तो ये अपने मुफाद के लिए नहीं आई है। हमारी जमात अगर आपके बीच में आई है तो आपके फायदे के लिए आई है। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होगी तो ये आपकी कामयाबी होगी। हमने 70 सालों से जिस मायावती को अपना लीडर माना, जिस मायावती को हमने अपना नुमाइंदा माना, आपको बताता चलो, जो समाजवादी, जो बसपा का मुस्लिम नुमाइंदा मायावती के सामने जाता है तो करोड़ों रुपया देता भी है और मायावती से अपने ईमान को गिरवी रख करके उससे एक वादा करके आपके बीच में आता है कि मुसलमानों, हम कभी तुम्हारी बात नहीं करेंगे। तो मेरे दोस्तों, गौर फिक्र करें कि जो बसपा का नुमाइंदा आपके बीच में आएगा, बेशक वो मुसलमान होगा, बेशक वो हम में से होगा, लेकिन उसकी ताकत नहीं कि आपकी नुमाइंदगी वो असेंबली में कर सके। आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर आपके बीच में कामयाब होगी तो इंशाअल्लाह बेहतरीन काम होगा। वक्त की कमी होने की वजह से मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तफसीर साहब ने वाकई में वक्त का पूरा ख्याल रखा है। एमआईएम के सूबाई सदर शौकत अली साहब हमारे बीच में है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा आए और अपनी बात को रखे। शौकत अली साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शेख नसीम पे तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर, काबिल एहतराम इज्जत माब आली जनाब मतीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब, शेख नसीम पे तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई जनरल सेक्रेटरी जनाब सैयद अहमद हुसैन रिजवी साहब, कौमी तर्जुमान जनाब सैयद आसिम खान साहब, महाराष्ट्र सूबाई सदर जनाब सैयद मोइन साहब और बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब, पूरे एमएलए, मेहताबाद विधानसभा प्रत्याशी जनाब ताबिश साहब थोड़ी देर में इनके बाद और आपके खलीलाबाद विधानसभा के उम्मीदवार जनाब तफसीर खान साहब, स्टेज पर जलवा अफरोज तमाम जिम्मेदार साथी और गरीब आवाम दूर दराज से तशरीफ आए हुए मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार बाबा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये इंतखाबी जलसा खलीलाबाद के अंदर हो रहा है, जिसमें पार्टी के कौमी सदर नतीब मिल्लत की तशरीफ फरमा है। 27 तारीख को आपको एक फैसला करना है। 27 तारीख का एक दिन का फैसला 27 तारीख का एक दिन का फैसला आपकी विधानसभा के 5 साल का मुस्तकबिल तय करेगा। 27 तारीख को जो फैसला होना है वो हक और बातिल के दरमियान है, वो जालिम और मजलूम के दरमियान है। कभी किसी वक्त में किसी इलाके, किसी जिले, किसी सूबे को फतेह करने के लिए जानों का नजराना देना पड़ता था, जाने लेनी पड़ती थी। लेकिन जमहूरी मुल्क में किसी इलाके को जीतने के लिए, किसी विधानसभा को जीतने के लिए
न आपको गर्दनें कटाने की जरूरत है, न गर्दनें काटने की जरूरत है। सिर्फ आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल सही कैंडिडेट के हाथ में करना। 27 तारीख को बहुत सारी सियासी पार्टियां जिसमें काला हाथी भी है, पंचर साइकिल का हैंडल पूरी पंजाबी पकड़े हुए है और वहीं पर कीचड़ में डूबता हुआ कदम भी आपके दरमियान में। लेकिन 2017 के इंतखाब में इस मरतबा मैं तो फिजाओं में उड़ती हुई जमीन में टक्कर से निकली हुई पदक की बात कर रहा हूं। 70 सालों से हमने एक काम किया, हमने बीजेपी को रोकने का काम किया। इस मुल्क की आजादी के बाद दो सियासी पार्टियां, एक मुस्लिम लीग, दूसरी कांग्रेस पार्टी। मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को अपनी पार्टी नहीं माना, मुसलमानों ने कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, कांग्रेस के कायदीन को अपना कायद माना, वोट दिया, नोट दिया, इख्तियार की कुर्सियों पर बैठाया। 60 साल तक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पर कांग्रेस को बैठाया गया। कभी नेहरू, कभी इंदिरा, कभी राजीव, कभी सोनिया को अपना कायद माना। लेकिन जब मुल्क आजाद हुआ, इस आजाद हिंदुस्तान में मुसलमान सरकारी नौकरियों में कितना था? 34%। अगर आज हम सरकारी नौकरियों में 1% की नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज हमको एक इल्जाम लगता कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक फिरका परस्त जमात है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की एजेंट है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां पर आई है मुस्लिम क़यादत को खत्म करने के लिए। लगातार 10 रोज से अखबारों में 1-1 लाख रुपए के ऐड दिए जा रहे हैं। मेरे भाई 10 लाख रुपया किसी गरीब बस्ती में अगर आपने खर्च किया होता तो शायद आपको कुछ फायदा मिल गया होता। क़यादत को खत्म करने की बात कर रहे हैं। 2012 में आपके 4 एमएलए आए थे, 3 आपको तलाक देकर के चले गए, आप अकेले बचे। आपने क़यादत की बात कही तो मैं इस पर कहूंगा, अगर उत्तर प्रदेश में क़यादत होती तो प्रतापगढ़ स्थान गांव के अंदर 30 मई 2012 में मुसलमानों के 52 घर नजर हासिल किए गए थे, तो शायद वो हमारा कायद जो अपने आप को क़यादत की बात कर रहा है, शायद कि वो उत्तर प्रदेश की असेंबली में आवाज उठा रहा। अगर क़यादत होती तो मुजफ्फरनगर पे आवाज उठती, अगर क़यादत होती तो फैजाबाद पे आवाज उठती, अगर क़यादत होती तो बरेली पे आवाज उठती, अगर क़यादत होती तो गाजियाबाद पे आवाज उठती। तमाम क़यादत अगर होती तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में नहीं आती। उत्तर प्रदेश का मुसलमान 19 बंदियाओं से दारुस्सलाम की तरफ देख रहा था। 2012 में 18% वालों ने 7% वालों को इत्तेहाद की कुर्सियों पर बैठाया और उसके बाद लगातार दंगे के दंगे होते रहे। मजबूर होकर के उत्तर प्रदेश से हमें हैदराबाद का सफर करना पड़ा। जब हमने देखा ये नाम निहाद हमारे रहनुमा असेंबली के अंदर खामोश बैठे हुए हैं, आवाज नहीं उठा रहे, मजबूर होकर के हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश में लाने का काम किया। अगर आप कहेंगे मैं अकेला था, 403 के बीच में तुम आवाज नहीं उठा सकते, मेरा कायद वो है जो 543 के बीच में अकेला जब खड़ा होता है तो सामने बीजेपी के लोगों की आवाज सुनने जाती है। हमें क़यादत ऐसी चाहिए, हमें वो क़यादत चाहिए जो हमारे मसाइल की लड़ाई सड़कों से लेकर के पार्लियामेंट तक लड़ने का काम करे। हमें वो क़यादत नहीं चाहिए कुशीनगर के अंदर, यही बगल में कुशीनगर पड़ रहा। 2013 में मैं गया था
कुशीनगर में 1 महीने के अंदर 11 नाबालिग लड़कियों को उठाया गया था कुशीनगर से और किसी को ले जाकर के पूना में बेचा गया, किसी को ले जाकर के मुंबई में बेचा गया, किसी के साथ जिना हुई, मुकदमा नहीं कायम हुआ। हाटा थाने में जाकर के आप लोग जानते होंगे, हाजी बूथ हाउस शाकिर साहब से जाकर मिल लीजिएगा। हाटा थाने में जाकर के हम लोगों ने मुकदमा दायर करवाया। ये कयामत वहीं से 35 किलोमीटर दूर बैठी थी, अपने घरों से नहीं निकली उन गरीबों का हाल चाल जानने के लिए। आज किस कयामत की बात करने के लिए कहा थे आप? 35 किलोमीटर बड़हलगंज आपका अस्पताल, आप अपने अस्पताल से नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? इसलिए नहीं निकले क्योंकि आपके योगी आदित्यनाथ के बिजनेस पार्टनर। मैं गलत बोल रहा हूं? अच्छा, एक बात और, इन्होंने कहा कि मजलिस से हम इत्तेहाद चाहते थे। अरे झूठ की तरह बोलो, नरेंद्र मोदी से ज्यादा फेल करता आप हमसे इत्तेहाद चाह रहे। और जब समाजवादी कांग्रेस का ऐलान हुआ तो 22 सीट मांगने के लिए गए। एक आदमी ने मुझे फोन करके बताया कि एक पार्टी के बहुत बड़े रहनुमा आए थे, 22 सीट मांग रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा उठो और भागो यहां से, 2 चाहिए तो ले लो, एक तुम्हारी एक तुम्हारे बेटे की, या तो पार्टी का भी ले लो। और आज कयामत की बात कर रहे हैं। अरे हमें कयामत ऐसा चाहिए जो RSS, विश्व हिंदू परिषद, योगी आदित्यनाथ हो, हिंदू युवा वाहिनी हो, आपको आंखें डाल कर बात करें। हमें कायद ऐसा नहीं चाहिए। हमें ऐसा कायद चाहिए कि अगर काश्मीर के अंदर अखलाक को मारा जाए तो हैदराबाद से चल करके वो बात नहीं पहुंचे। हमें कायद ऐसा चाहिए, मुजफ्फरनगर का फसाद हो तो हैदराबाद में मुजफ्फरनगर पहुंचे। हमें ऐसी कायदत की जरूरत है। हमें नाम निहाद कायदों की जरूरत नहीं है। और आज शाम तक ये नाम निहाद कायद का चिट्ठा आपके सामने आने वाला, शाम तक आने वाला है। इनकी काली करतूत, हम खामोश थे, हम कुछ नहीं कह रहे थे। एक है बड़े बालों वाला, काले कपड़ों वाला, लंबा लंबा बगैर दाढ़ी में, उसका वो कौन है? कौन है? अल्लाह से मुजक्कर है, मुझे नहीं मालूम। आज वो कई दिनों से डायलॉग बोल रहा, उसकी कहानी मालूम? इस्राइल का सफर किया था उसने, इस्राइल का सफर किया था। जब फलस्तीनियों को मारा जा रहा था, इस्राइल में जाकर के बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ कर इसकी मीटिंग किया था। डेनमार्क के अंदर जब मेरे आका के कार्टून को बनाया नौकिल्ला, तो इसने अपने अखबार में लगी रिलीज में मेरे आका के कार्टून को बनाया था 2015 में। वो बोल रहे हम सामने आकर के कि मैं झूठ बोल रहा हूं। और उसने क्या किया? RSS पे एक किताब लिखा, RSS पे एक किताब लिखा। और मेरा कायद महाराष्ट्र में खड़ा होकर के उसने कहा कि हम नहीं बोलेंगे भारत माता की जय, हिंदुस्तान का संविधान बहुत रवेला मचा मीडिया में। आखिरकार RSS को अपने बयान को वापस ले, अपना माथा टेक दे। ऐसा काले कपड़े वाला 6 फुट का बगैर दाढ़ी लोग बड़े बाल वाली कयामत नहीं चाहिए मेरे भाई। अच्छा, एक काम और किया था इसने, RSS, इसने एक अपनी RSS बनाया, नाम क्या रखा? BRSS, बर्ली RSS, अपनी एक RSS, NGO की शक्ल लिया उसको, कहा स्कूल खोलेंगे, 250, 500, 1000 रुपया अकाउंट में करवाया, गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम देने की बात कही। पश्चिमी यूपी में जाकर के पता कर लेगा, वो सारा पैसा इसके रात के घरे में चला गया। एक गरीब बच्चों को तालीम देने का काम इसने नहीं किया। आप बताइए मुझे,
हम पे इल्जाम लगाते कि बीएमसी का इलेक्शन हुआ, वहां पे बीजेपी ज्यादा। अरे बेवकूफ, तुझे नहीं मालूम बीएमसी में इसके पहले भी शिवसेना का ही कब्जा था। वो एक अलग बात है कि मजलिस ने भी वहां अपने 3 कारपोरेटर दिखाई और 24 महाराष्ट्र से हम जीत करके आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहां एंट्री कर दी। चलिए ठीक है, 2014 में 70 सीटों पे अगर बीजेपी कामयाब हुई, इसका मतलब है कि इसका जिम्मेदार यही है। हम तो नहीं लड़े थे उत्तर प्रदेश में। अगर मुरादाबाद से बीजेपी कामयाब हुई तो मुरादाबाद से इंजीनियर साहब इलेक्शन लड़े थे, कायदे आजम के बेटे मालूम आपको। वहां से मुरादाबाद से कौन जीता? बीजेपी कामयाब हुई। और जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वजूद है, वहां पर बीजेपी का वजूद खत्म हो चुका। और इंशाअल्लाह ताला बीजेपी से अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो एक जमात है जिसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। वो एक कायद है जिसका नाम जनाब बैरिस्टर ओवैसी साहब। आप जो लोग भारत की बात करते, जो अंसारी पठान की बात करते, मैं उनसे कुछ नहीं, सिर्फ इतना कहूंगा कि जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे को पढ़ेगा। क्या कहा था यहाँ ये सब सारी चीजें कहा, साहबा की गवाह है। आज 3 कानी हो चुका है, साहबा ने हाथ का करके गवाह दी, ये अल्लाह के नबी हम गवाह है। अब तक 3 कानी आ चुका है। बोले आज से गोरे को काले पे नहीं, अरब को अजम पे नहीं, किसी को एक दूसरे पे फौकियत नहीं। तुमने सबसे अफजल वो है जिसके अंदर सबसे ज्यादा तकवा है। जिसको सैयद पठान मंसूरी रहमतुल लिल मुस्लिमीन थे, न रहमतुल लिल अंसारी थे, न रहमतुल लिल कुरैशी थे, रहमतुल लिल आलमीन थे। मेरे भाई नबी मिल्लत को बोलना है। मैं चाहूंगा आप इस मुआवजे में बताइएगा, इत्तेहाद को कायम कीजिए। सारा कहते थे इत्तेहाद जिंदगी है, इंतशार मौत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा नबी मिल्लत जनाब बैरिस्टर ओवैसी साहब। दोस्तों, ये थे शौकत साहब जो सूबाई सदर है। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को बुलाने से पहले 2 बातें असदुद्दीन ओवैसी साहब के खास करके रहूंगा तवज्जो संतकरीर में रखिए। मोहतरम, ये जिला की सबसे पिछड़ा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये बुनकर बाहुल जिला माना जाता है। लेकिन जिस तरह से लखनऊ के जरदोजी और चिकन के काम को एक मजहब के काम से जोड़ दिया गया, उसी तरह से बुनकर बाहुल होने के बाद बुनकर के कारोबार को एक मजहब से जोड़कर उस कारोबार को तबाह बर्बाद किया गया। उसी बखिया अमर देवभा को बुनकर बाहुलों का बहुत बड़ा इलाका है। उसी के बगल में एक कस्बा है जो बखिया के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में बखिया की ये पहचान थी कि मुरादाबाद को